नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और सवाल इंडिया का साथ मैं हूं अनंत भट्ट। और हम आज सबसे पहले बात करेंगे यूपी की उस सीट की जो आज सुबह से ही चर्चा में है। जी हां, रायबरेली सीट की हम बात करेंगे, जहां से राहुल गांधी ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। कई दिनों के सस्पेंस के बाद आखिरकार ऑफिशियली राहुल गांधी अब रायबरेली के कैंडिडेट हो गए हैं। नामांकन दाखिल करने की तस्वीरें आप देख सकते हैं। उनके साथ उनकी माताजी सोनिया गांधी भी थी। इसके अलावा उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ रहीं और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद थे। आपको बता दें कि रायबरेली की सीट गांधी परिवार का किला मानी जाती है और इसको किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से कांग्रेस 17 बार लोकसभा चुनाव जीती है, तो 2 बार बीजेपी के खाते में इस सीट पर चुनावी जीत दर्ज हुई है। आपको बताएं, कई दिनों से कयास चल रहे थे, आखिरकार ये कयासों पर विराम लग गया। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने पर्चा भरा है रायबरेली सीट से, उनका नामांकन की उनकी उम्मीदवारी तय हुई है। रायबरेली सीट से कई सवाल भी खड़े हो गए हैं और सवाल ये है कि अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों गए राहुल गांधी। तो इसकी कुछ वजह हम आपके सामने रख देते हैं। ये सवाल एक पहली वजह तो ये कही जा रही है कि पिछले लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया था। एक पहली वजह है ये। जीत के बाद स्मृति ईरानी अमेठी में सक्रिय रहीं, लेकिन राहुल वहां से नदारद हो गए। राहुल गांधी को अमेठी से फिर हार का डर था, ये भी एक सवाल है। अमेठी में कांग्रेस का 3 चुनाव में तेजी से वोट शेयर गिरा है, इसने भी कांग्रेस की चिंता बढ़ाई होगी। और अमेठी में गांधी परिवार के करीबी अब बीजेपी के साथ हैं, लिहाजा इन तमाम पहलुओं को देखते हुए माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी ने अमेठी की बजाय रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। और हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। रणवीर, सबसे पहले तो ये बताएं, नामांकन दाखिल हो गया राहुल गांधी का, आखिरी दिन नामांकन दाखिल हुआ, काफी हाँ काफी ना, कभी ये तस्वीर कभी वो तस्वीर, सब कुछ देखने को मिला। इस पूरे नामांकन प्रोसेस से पहले जमीन पर हालात क्या हैं, वह रायबरेली में माहौल क्या है? देखिए, अगर ज़मीन की बात करें तो रायबरेली जो आप गढ़ कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक एज है राहुल गांधी के आने का, पहली बार चुनाव लड़ने का। और यहाँ चूंकि सोनिया गांधी नहीं लड़ रही हैं इस बार और एक इमोशनल कनेक्ट लोगों का है, तो थोड़ा कंपैरेटिवली ये सीट आसान रहेगी। और जैसा आपने अमेठी की बात की, अमेठी की गौरीगंज के विधायक समाजवादी पार्टी के थे, वो हाल फिलहाल में बीजेपी के साथ दिखाई दिए। दूसरी विधायक गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति, वो भी सपा के बगावत तो नहीं की, लेकिन वोट देने राज्यसभा चुनाव नहीं गई थी, तो मान लिया गया था कि वो भी बीजेपी के समर्थन में जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं अमेठी एक कमज़ोरी हो चुकी थी अब कांग्रेस की, और इसलिए अब राहुल गांधी आए हैं रायबरेली। और रायबरेली में सुबह से हम लोगों से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक एज तो ज़रूर है, लेकिन बीजेपी हर संभव कोशिश करेगी कि इस किले को भी ढहाने का, क्योंकि अमेठी जीत चुकी है बीजेपी और यहाँ से इस बार दिनेश प्रताप सिंह को उतारा है। एक लंबा चौड़ा रोड शो निकाला, उप मुख्यमंत्री यहाँ आए थे और एक संदेश देने की कोशिश है कि हम इस बार रायबरेली भी जीत कर दिखाएंगे। तो कांग्रेस की कोशिश ये होगी कि जो मार्जिन कम हो रहा था उस मार्जिन को बढ़ाएं, इस सीट को बचाएं। बीजेपी की कोशिश होगी कि जीतें। और इस बीच में जो जनता है, जनता कहीं ना कहीं अब उनके मन में क्या है, क्या प्रधानमंत्री की केंद्र की योजनाएं काम करेंगी, क्या अपील काम करेगी, या राहुल गांधी को लेकर के यहाँ की जनता उस तरह का नहीं सोचेगी जैसे सोनिया को लेकर सोचती थी। तो तमाम सारी चीज़ें हैं और अभी वक्त बचा हुआ है, तो जो चुनाव प्रचार होगा उसमें बहुत कुछ मैटर करेगा। लेकिन फिलहाल अगर एक ओवरऑल परसेप्शन की बात करें तो परसेप्शन के हिसाब से कांग्रेस को कहीं ना कहीं थोड़ा बेनिफिट ज़रूर है, क्योंकि एक सबसे सेफेस्ट सीट कही जाती है। और कांग्रेस के सबसे बुरे दौर उत्तर प्रदेश की अगर खासतौर पर बात करें तो सबसे बुरे दौर जब 1 लोकसभा और 2 विधानसभा तक सिमटी हुई एक राष्ट्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश में है। 403 विधानसभा है, 80 लोकसभा है और सिर्फ 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटें हैं कांग्रेस के पास। तो उस दौर में अपने सबसे सेफ सीट पर अपने सबसे बड़े चेहरे को कांग्रेस ने उतारा है। और यहाँ से एक गांधी परिवार को एक चुनौती ये होगी कि न सिर्फ रायबरेली जीतने की, बल्कि जिस किशोरीलाल शर्मा को अमेठी से टिकट दिया है उस किशोरीलाल शर्मा, पिछले कई दिनों से लगातार एक सवाल उठता रहा कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से लड़ेंगे, रायबरेली से लड़ेंगे, पार्टी के इंटरनल सर्विस की बात आई, कभी ये कभी वो, कभी ये तस्वीर, ये तमाम चीज़ें होती रही। अब रायबरेली से उनका लड़ना तय हो गया है। सवाल ये है, क्या इसके पीछे, ये सस्पेंस के पीछे कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति थी कि इससे एक उत्साह पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके बीच जनरेट किया जाए,
एक बज़ क्रिएट किया जाए और उसका फायदा राहुल गांधी को मिले? क्या ये रणनीति का हिस्सा था? देखिए, दो चीज़ें हैं। जो इंडिया अलायंस इस बार बना है उसमें सपा के भी नेता शामिल हैं। पहले राहुल गांधी के यूपी के चुनाव लड़ने की कोई बातचीत नहीं थी। जो सपा के तमाम सोर्स और कांग्रेस के भी लोग ये मान के चल रहे थे कि राहुल गांधी चुनाव मैदान में नहीं होंगे। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई गाजियाबाद में और अखिलेश यादव राहुल गांधी साथ आए, बैठक हुई, बातचीत हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रणनीति बदली थी और अखिलेश यादव ने भी अचानक ऐलान कर दिया कि वो कन्नौज से चुनाव मैदान में उतरेंगे और तब से कयास थे कि राहुल भी चुनाव में आएंगे। लेकिन जिस तरह से कल तक एक बज़ क्रिएट करने की कोशिश हुई, क्या होगा, इतने सारे सूत्र, क्योंकि कांग्रेस के जितने नेता हैं सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी चीज़ें डिस्क्राइब तो कर रहे थे, लेकिन पता किसी को कुछ नहीं था। और उसकी वजह ये है कि जिसको टिकट मिलना था उसी को टिकट तय करना था, यानी राहुल गांधी को तय करना था कि वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो कार्यकर्ताओं की जोश की जो बात है, कार्यकर्ता यहाँ बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस को हमेशा से जिताते आए हैं, वो कार्यकर्ता तो काम करेंगे, लेकिन ये जो संदेश देने की एक कोशिश है ना कि गांधी परिवार लड़ रहा है, वो ज़्यादा अच्छा तब हो सकता था संभवतः जब अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों से गांधी परिवार चुनाव लड़ता, क्योंकि बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस ने एक मुद्दा तो दे ही दिया है और इसकी बानगी सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल से दी, जब डरो मत भागो मत का नारा दे दिया और इसको एक ट्रेंड कराने की कोशिश बीजेपी के नेता कर रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं का जोश भरने की कोशिश में बीजेपी को अगले 5 चरणों में एक चुनावी मुद्दा कांग्रेस ने बैठे बिठाए दे दिया है और कहीं ना कहीं अब ये माना भी जा रहा है कि रायबरेली से राहुल गांधी 2-4 महीने के सांसद होंगे, क्योंकि उनका लगाव दक्षिण भारत से है। वायनाड को रखेंगे, यहाँ छोड़ेंगे, प्रियंका आएंगी, चुनाव लड़ेंगी, सांसद बन जाएंगी, ये सब है। और ये बड़ा ये एक्सपेक्टेड सा है कि राहुल जीत के छोड़ देंगे, लेकिन इसका मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। इसी पॉइंट पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीएम मोदी का जिक्र किया और इन तमाम पहलुओं पर हमारे साथ मेहमान हैं अमिताभ जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अमिताभ जी, स्वागत है आपका। लेकिन अमिताभ जी से बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम ये दिखाते हैं कि कैसे रायबरेली सीट से राहुल गांधी की उम्मीदवारी के बाद बीजेपी की तरफ से हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी की रायबरेली की उम्मीदवारी पर पीएम मोदी ने तंज कसा है। पश्चिम बंगाल की रैली में कहा राहुल भागकर रायबरेली पहुंच गए। राहुल गांधी डरो मत भागो मत, राहुल अमेठी सीट से लड़ने से डरे, कांग्रेस को पहले से कम सीटें आएंगी, राहुल रायबरेली का रास्ता खोज रहे थे। ये तमाम बातें कहीं आइए सुनवाते हैं आपको पीएम ने क्या कहा। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उनके ही जो शब्द हैं उन्हीं के जरिए तंज कसा गया है। इसके अलावा आपको बताते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की दिशा में कदम बढ़ाने के बाद निशाना साधा है। अमित शाह ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा,
मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। मेरी बात लिख। हम सीधे रुख करेंगे अमिताभ जी का, हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। अमिताभ जी, मेरा पहला सवाल तो यही, जो पीएम मोदी ने तंज कसा है राहुल गांधी पर, उन्हीं के शब्दों द्वारा, भागो मत, डरो मत। अब सवाल यहां पर यह खड़ा हो गया है कि जो संदेश कांग्रेस ने देने की कोशिश की रायबरेली से राहुल गांधी को लड़वा कर, वो संदेश ज्यादा बड़ा है, या फिर जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी डर गए, ये वाला जो उनका आधार है वो ज्यादा बड़ा है? देखिए, क्या है, दो नैरेटिव्स की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी जग जाहिर कर दी है। उन्हें ऐसा लगता है कि कम से कम एक गांधी के लड़ने से, एक गांधी परिवार के सदस्य के लड़ने से क्या होगा, कैडर मोटिवेटेड रहेगा और जो फैमिली किला है वो बचा रहेगा। प्रियंका गांधी भी पूरे देश में कैंपेन कर पाएंगी। और जैसा आपके रिपोर्टर ने भी अभी बताया कि जीतने के बाद हो सकता है कि राहुल गांधी ये सीट छोड़ दें और प्रियंका गांधी इस सीट पर वापस बाईपोल में जीत करके आ जाए, ऐसा उनकी उम्मीद है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस ने किया क्या है, बीजेपी को एक मौका दिया है। अब जो बीजेपी के जो आरोप है, पहला आरोप है कि भाई आप पहले अमेठी से भाग करके वेनाड गए, वेनाड से भाग करके रायबरेली गए। अगर आप रायबरेली लड़ते ही नहीं और अगर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको वो सीट खाली करनी है और प्रियंका गांधी के लिए खाली करनी है, तो आप इस क्रिटिसिज्म से बच सकते थे। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, पार्टी ने स्ट्रैटेजी बनाई है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास, लूपहोल है जिसको एक्सप्लॉइट कर रही है बीजेपी, जिसको एक्सप्लॉइट कर रही है बीजेपी। और अल्टीमेटली ऑप्टिक्स का खेल है, ऑप्टिक्स का खेल है पूरा चुनाव, और कहीं ना कहीं दो नैरेटिव्स की लड़ाई है। एक बात और रिलेट कर दूं, अगर हम पिछले 3-4 चुनाव देखें तो भले ही सोनिया गांधी ने यहां पर 80% तक वोट हासिल किए हैं उपचुनाव में, लेकिन ये वोट ग्राफ लगातार नीचे आया है। एक तरफ वोट ग्राफ नीचे आ रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी अपना नैरेटिव दे रही है कि गांधी परिवार में डर था। तो ये इस पूरे पृष्ठभूमि के अंदर मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन इस समय एक बड़ी खबर पहले अपने दर्शकों को हम बता दें, और वो है कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। इस समय की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। मामला लंबा खिंचा तो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है अंतरिम बेल। ये बड़ी खबर है इस समय की, जी हां, बहुत बड़ी खबर है। मामला लंबा खिंचा तो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है अंतरिम बेल, ये बात कही गई है। अब 7 मई को, मंगलवार को अंतरिम जमानत पर सुनवाई होगी। 7 मई को सुनवाई होनी है अंतरिम जमानत पर। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगी है अंतरिम जमानत की शर्तें। तो एक उम्मीद की किरण यहां पर अरविंद केजरीवाल के लिए बंधती हुई नजर आ रही है। शराब घोटाला मामले में वो ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, ईडी की कस्टडी में वो रहे, फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी पिछले दिनों काफी चर्चा हुई थी, काफी आरोप प्रत्यारोप उसको लेकर लगे थे। और अब बड़ी खबर ये कि अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकता है। इस वक्त की अंतरिम खबर, इस वक्त की बड़ी खबर है, ये मामला लंबा खिंचा तो सुप्रीम कोर्ट अंतरिम बेल दे सकता है। 7 मई यानी मंगलवार को अंतरिम जमानत पर सुनवाई होगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से अंतरिम जमानत की शर्तें भी मांगी हैं। शराब घोटाला मामला वो जिसमें आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे सलाखों के पीछे पहुंचे, उनमें सबसे जो अहम नाम है, सबसे पहले जो गिरफ्तारी हुई वो हुई डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की। उसके बाद संजय सिंह को गिरफ्त में लिया गया। हालांकि संजय सिंह अब जमानत पर बाहर आ गए हैं। जब संजय सिंह को जमानत मिली थी तभी से ये सवाल उठने लगा था, ये कयास लगने लगे थे कि बाकी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं क्या उन्हें भी राहत मिलेगी। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और जानकारी देने के लिए। आशीष, डिटेल्स क्या हैं, पूरा ब्यौरा दें, क्या क्या बातें कही हैं सुप्रीम कोर्ट ने? जी देखिए, लंबी चौड़ी सुनवाई हुई है, 2 घंटे की, पहले भी सुनवाई हुई थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि ये मामला लंबा चल रहा है तो वो इस पर भी विचार करेगा कि क्या चुनाव के चलते अंतरिम जमानत जो है वो अरविंद केजरीवाल को दी जाए। ईडी को कहा है कि वो तैयार होकर आए 2 सवालों के जवाब देने के लिए। पहला सवाल ये है
कि क्या अरविंद केजरीवाल को चुनाव के लिए अंतरिम जमानत दी जाए और उसके लिए शर्तें क्या रखी जाएं। दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ईडी को कि वो ये भी बताएं कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर से सरकारी जो फाइलें हैं वो साइन कर सकते हैं या नहीं। इस दो मुद्दों पर तैयार होकर इंस्ट्रक्शन लेकर आने के लिए जो एएसजी हैं एसवी राजू, उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक बड़ा महत्वपूर्ण ये सवाल है क्योंकि यहाँ अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि चुनाव का समय है, उनको इजाज़त देनी चाहिए। हालांकि ईडी ने कहा कि इस मामले में उनको जमानत की याचिका दाखिल करनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इस पर विचार करके आइए, हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। इस पर अभी हमने कोई डिसाइड नहीं किया, कोई फैसला नहीं किया है। लेकिन जो 7 मई का दिन काफ़ी अहम इस मुद्दे पर होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ये विचार करेगा कि क्या चुनाव के चलते अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आने का मौका दिया जाए। और ये एक अहम इसलिए भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान भी ये पूछा था कि दिल्ली में चुनाव कब हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि पूरे मामले की तह तक बहुत गंभीरता से गहन विचार इस पर कर रहा है, बहस बहुत सारे मुद्दों पर जो पीएमएलए के प्रावधान है उन पर चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि क्योंकि ये बहस लंबी चल रही है तो हम इस मुद्दे को अंतरिम जमानत के मुद्दे पर भी नेक्स्ट जो हियरिंग है 7 मई को उस पर विचार करेंगे कर सकते हैं। और यहाँ पर ईडी को तैयार होकर 2 सवालों के जवाब देने के लिए बोला है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए एक राहत की किरण जरूर आई होगी कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट इस चरण पर, इस स्टेज पर, जब दिल्ली में लोकसभा के चुनाव सर पर हैं, 25 मई को चुनाव है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उनकी अंतरिम जमानत पर विचार कर रहा है। आशीष, अब तक जो भी सुनवाई हुई है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से, अलग अलग जो प्रोसीडिंग्स में सुनवाई आई है, जो वहां पे जो जिरह हुई है, जो दलीलें दी गई हैं, उसमें अब तक जो चीजें बाहर निकल कर आई हैं, मेरे ख्याल से पहला ऐसा मौका है जिसने राहत की बात अरविंद केजरीवाल के लिए है। एक उम्मीद की किरण उन्हें यहाँ पर नजर आएगी। हालांकि कोर्ट ने अभी कोई फाइनल फैसला नहीं दिया है, अभी केवल सवाल मांगे हैं और एक सवाल पूछा है ईडी से, तो ये उम्मीद की किरण तो यहाँ पर है अरविंद केजरीवाल के लिए, ये कोर्ट के ये शब्द। जी बिल्कुल है, देखिए जी बिल्कुल, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि बिल्कुल उनको एक उम्मीद यहाँ आई होगी पूरी आम आदमी पार्टी के लिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से और भी कई सवाल पूछे हैं, ये भी पूछा है कि 2 प्राइम सस्पेक्ट एक मामले में नहीं हो सकते। अगर आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है तो प्राइम सस्पेक्ट वो है, तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप कार्रवाई कैसे कर सकते हैं जब प्राइम सस्पेक्ट आम आदमी पार्टी और उसके खिलाफ कोई अटैचमेंट जैसी कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसे में दूसरा, क्योंकि ये लंबी चौड़ी सुनवाई चल रही है और ये कानून के सवाल यहाँ पर आ गए हैं, पीएमएलए के प्रावधानों के मुद्दे आ गए हैं, तो ये बहुत सारे मुद्दे आ गए हैं, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई लंबी चल रही है, ऐसा लग रहा है। इसलिए अगली सुनवाई यानी 7 मई को हम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार करेंगे और ईडी पूरी तरह तैयार होकर 2 सवालों के जवाब लेकर आए। तो ये जो मुद्दा है फिलहाल, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी जो पार्टी है उनको काफ़ी उम्मीदें यहाँ पर हुई होंगी कि कम से कम इस चरण में, जब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सख्त जरूरत है कि वो जेल से बाहर आकर प्रचार करें पार्टी के लिए, तो ऐसे में अहम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अब देखना यह कि 7 मई को क्या रिजल्ट निकलता है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे, खबरें जारी हैं। जो हमारे साथ अमिताभ तिवारी जी चर्चा में शामिल थे, उनका भी यहाँ पर शुक्रिया अदा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी रहेंगी। तो पिछले कई दिनों से चर्चा हो रही है अमेठी रायबरेली सीट की। राहुल गांधी रायबरेली सीट से नामांकन दाखिल कर चुके हैं। हम आपको समझाएंगे अमेठी और रायबरेली सीट का समीकरण आखिर है क्या, क्यों इन्हें गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रायबरेली सीट की। ये समीकरण आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते रहेंगे। कांग्रेस का गढ़ रायबरेली क्यों कहा जाता है, इसकी वजह है कि 1952 से लेकर 57 तक फिरोज गांधी यहां से जीते। उसके बाद अब बारी आती है अगले चुनाव की, तो 1962, 67 और 1980 में यहां पर इंदिरा गांधी ने जीत दर्ज की थी। आपको बताएं कि 1977 में जनता पार्टी इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा और वो यहां से चुनाव जीत गए थे। तो ये पहला मौका था जब गांधी परिवार को यहां पे शिकस्त झेलनी पड़ी और बड़ी डिफीट इसे कहा जाता है इंदिरा गांधी की। राजनारायण ने हराया था उस चुनाव में। 1980 का उपचुनाव हुआ और 1984 में अरुण
नेहरू यहां से जीते उपचुनाव में और 84 में नेहरू ने यहां से जीत दर्ज की। 1989 91 में शीला कौल यहां से जीती। और अगर हम बात करें 1996 98 की तो बीजेपी के अशोक सिंह ने यहां पर जीत दर्ज की। आपको बताएं कि बीजेपी 2 बार इस सीट से चुनाव जीती है। 1999 में सतीश शर्मा ने यहां से चुनाव जीता और 2004 से लेकर 2019 तक सोनिया गांधी ने यहां से चुनाव में जीत दर्ज की है। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी यहां से ताल ठोक रहे हैं। अब जरा अमेठी सीट की हम बात कर लेते हैं कि वहां का समीकरण आखिर क्या कहता है। आपको बता दें कि अमेठी सीट पर मौजूदा सांसद जो हैं स्मृति ईरानी हैं और बीजेपी के खिलाफ जिसको उम्मीदवार बनाया है इंडिया गठबंधन ने वो है केएल शर्मा। और 2004 की हम बात करें, 2009 की हम बात करें, 14 की बात करें तो राहुल गांधी ने अमेठी सीट से चुनाव में जीत हासिल की थी। लेकिन 2019 में ये समीकरण पलट गया और आपको बताएं कि संजय, राजीव, सोनिया गांधी भी यहां से जीतते रहे हैं। आपको बताएं कि 34% ओबीसी मतदाता यहां पर हैं। इसके अलावा 20% मुस्लिम मतदाता यहां पर हैं। करीब 26% SC ST मतदाता हैं। 8% ब्राह्मण मतदाता यहां पर मौजूद हैं और 12% जो वोटर हैं वो राजपूत हैं इस सीट से। अब हम बात करेंगे प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, इसके आखिर मायने क्या हैं ये भी समझना जरूरी हो जाता है इन समीकरणों के अंदर। राहुल गांधी के साथ सियासी टकराव नहीं चाहती, एक व्याख्या इसकी ये की जा रही है। बीजेपी के परिवारवाद के आरोप को कमजोर करने के लिए भी इसको एक फैसला माना जा रहा है। आपको बताएं कि स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनावी प्रचार तेज करेंगी प्रियंका। अगर वो चुनाव खुद लड़ती तो उसमें उलझ जाती तो प्रचार पे उसका इफेक्ट पड़ता। संगठन में रहकर अमेठी सीट जीतने की कोशिश होगी, ये भी एक अहम वजह इसकी बताई जा रही है। इसके मायने ये भी निकाले जा रहे हैं हिंदी पट्टी में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी, तो ये भी इसका एक मायने निकाला जा रहा है। अब सवाल यह है कि आगे करियर में क्या, प्रियंका गांधी की हम बात कर रहे हैं, जीत के बाद अगर राहुल रायबरेली छोड़ेंगे तो यहां से वो उम्मीदवार बन सकती हैं। एक एंगल ये भी इस कहानी में दिया जा रहा है। कांग्रेस संगठन में कद बड़ा हुआ तो नई भूमिका उन्हें मिल सकती है और राहुल की तरफ से बीजेपी का ध्यान मोड़ने की कोशिश भी उस कोशिश के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। महिलाओं को कांग्रेस से जोड़कर नई ताकत जुटाने की कोशिश भी यहां पर कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं अमेठी में गांधी परिवार का जो पूरा समीकरण रहा है उसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि एक प्रकार से सरेंडर परिवार ने कर दिया है। क्या इतिहास है ये आपको बताते हैं। 25 साल में यह पहला मौका होगा जब गांधी परिवार का कोई सदस्य इस सीट से चुनाव नहीं लड़ रहा है। 2019 में बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ने ताल ठोकी और उन्होंने जीत हासिल की, राहुल गांधी को उन्होंने हराया था। 2004, 9 और 14 में राहुल गांधी यहां से चुनाव जीते थे। 1999 में सोनिया गांधी को यहां से जीत मिली थी। 1981, 84 और 89 में राजीव गांधी ने यहां से चुनाव में जीत हासिल की थी। 1977 में संजय गांधी हारे थे लेकिन 1980 में वो चुनाव जीत गए थे। तो तमाम समीकरण हैं जो हमने आपको समझाए इन सीटों को लेकर। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जाना कहीं नहीं है। एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी है। कैसरगंज से बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए करण भूषण सिंह ने आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया। करण भूषण अपने समर्थकों के साथ काफिले में घर से पर्चा भरने के लिए निकले। पर्चा दाखिल करने से पहले करण भूषण ने स्थानीय मंदिर में पहुंचकर मत्था टेका और भगवान से जीत का आशीर्वाद मांगा। करण भूषण सिंह बीजेपी के नेता और कैसरगंज के निवर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह के छोटे बेटे हैं। बृजभूषण पर महिला खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। काम तो बहुत हुआ है। अब मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट है उसी पे हमें आके आप चैलेंज मानते हैं आपके सामने जो भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी का आशीर्वाद है। क्या लग रहा है ऐसा महसूस? 4 सीट में नामांकन किया, महसूस बहुत बढ़िया महसूस करें। मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल है ये और मैं कैसरगंज को सारी जनता को सबको धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करता हूं कि जब मैं बीच में आऊंगा तो मुझे उतना अपने पिताजी जैसा प्यार और जनता के मुद्दे आपके। विदेशी सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ नमित वर्मा ने कहा है कि इजरायल ने राजीव गांधी की जान पर संभावित
खतरे को लेकर खुफिया जानकारी साझा की थी, लेकिन राजीव गांधी की 1991 में हुई हत्या के बाद ये अहम खुफिया जानकारी गायब हो गई। सिक्योरिटी एक्सपर्ट नमित वर्मा ने कहा कि वो अहम खुफिया जानकारी या तो गुम हो गई या हटा दी गई या जो भी कुछ हुआ। उन्होंने कहा कि हाल के इतिहास में पिछले 3-4 दशक में इजराइल ने हमारे साथ जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी साझा की वो दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जीवन पर संभावित खतरे से जुड़ी हुई थी। नमित वर्मा ने एक फाउंडेशन की तरफ से आयोजित इंटेलिजेंस कॉपरेशन एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस की इन द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में चर्चा के दौरान ये बात कही है। ये जानकारी भारतीय सुरक्षा एजेंसीज को मोसाद द्वारा दी गई और ये एक श्रीलंकन कम्युनिकेशन का एक वायरलेस कम्युनिकेशन का इंटरसेप्ट था जो उन्होंने किया था और उन्होंने शेयर किया। और इसके विषय में जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी की का असैसिनेशन हुआ तो शुरुआती दौर में तो इस पर जिक्र हुआ, फिर बाद में ये फाइल गायब हो गई, तो इसे फिर बाद में इसे फॉलो अप नहीं किया जा सका क्योंकि जब फाइल जिसमें कि लेकिन शुरुआती दौर में जब ये सूचना आई उस दौर में हमारी एजेंसियां आईबी ने एक क्रैश जेड प्लस रिकमेंडेशन भेजा सरकार को कि खतरे की सूचना है, अतः इनको इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और तुरंत क्रैश का अर्थ है कि तुरंत की अभी तुरंत बढ़ाई जाए। लेकिन वो ये सूचना भी कहीं ना कहीं सूचना क्या, ये तो आईबी का जो प्रस्ताव था या जो एडवाइस था इस पर अमल उस समय नहीं हो पाया। आगे चलकर ये दुर्घटना हुई और जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब इस बात पर चर्चा होने लगी कि उनकी सिक्योरिटी एडवाइस के बावजूद क्यों नहीं बढ़ाई गई, इंटरनल एडवाइस के बावजूद, तो उस दौरान ये फाइल गायब हो गई। और जैसा कि होता है कि फाइल जब गायब हो गई तो फिर उसको जिन फाइलों से उसका संपर्क रहा है उन फाइलों के कम्युनिकेशन के आधार पर उसे रीबिल्ड किया जाता है। तो फाइल को रिकंस्ट्रक्ट तो कर लिया गया, लेकिन जो प्राथमिक जो ओरिजिनल जानकारी थी जिस विषय पर यह फाइल थी वो तो अन्य फाइलों में नहीं गई होगी। तो केवल कम्युनिकेशन ये हुआ, जो एक्चुअल ट्रांसक्रिप्ट थी उसकी तो दूसरी कॉपी नहीं थी, तो वो गायब ही रही। और फिर जब हम लोगों ने संभावित तौर पर इजराइल से दोबारा इस ट्रांसक्रिप्ट को शेयर करने का, वो भी बैक चैनल पर ही निवेदन हुआ, लेकिन ये समझ में आ गया कि वो दोबारा नहीं आएगा। तब तक स्थितियां और बदल गई थी, बहुत कुछ घटित हो चुका था।